आज से लगभग 10 लाख साल से भी पहले यहाँ वंडरवर्क केव साउथ अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने पहली बार आग जलाई थी। आज पृथ्वी पर जो भी इंसान हैं, वो होमो सेपियंस नामक स्पीशीज के सदस्य हैं, यानी अक्लमंद प्रजाति। और यहाँ हम आज जिक्र कर रहे हैं होमो इरेक्टस का, यानी जो उठकर चले। आज वो जिंदा तो नहीं, पर हमारे अंदर ही कहीं मौजूद है। उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, पर बूढ़े या बीमार होने पर वो एक दूसरे का ध्यान रखते थे। वो माहिर औजार निर्माता थे। ऐसे ही आग के इर्द गिर्द हमने खाना बनाना, एक दूसरे को कहानियां सुनाना शुरू किया था और अपने साथियों के साथ ज्ञान इकट्ठा करना भी। अगर हम इंसान सिर्फ कुछ हजार साल पहले ही विकसित हुए होते, तो हमें अपने अतीत से जुड़ी ज्यादातर जरूरी बातें पता होती कि आज हम ऐसे क्यों हैं। पर हम इंसान इस बात को जानते हैं कि हमारी प्रजाति लाखों साल पुरानी है और शायद दसियों लाख साल पुराने हैं होमो इरेक्टस, और प्राइमेट्स करोड़ों साल पुराने। मैमल्स यही कोई 20 करोड़ साल पुराने, और धरती पर यह जीवन 4 अरब साल पुराना है। अपने कुछ पूर्वजों के बारे में तो हम जानते ही नहीं। हम छानते रहते हैं जमीन को, राख और जानवरों की हड्डियों के टुकड़ों को, ताकि हमें पता चल सके मानवता के बचे खुचे सबूतों के बारे में। हमारे दिमाग में हमेशा भविष्य का ख्याल रहा और हमने जानबूझकर अपने रिकॉर्ड पीछे छोड़े 5000 साल पहले के कि हम कैसे थे और किन चीजों में विश्वास रखते थे। फिर भी एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, होमो इरेक्टस से प्राचीन और महान पर्शिया तक। ये कहानी अच्छाई और बुराई या देवता और दानव के संघर्ष की नहीं है। ये तो है एक शिकारी और उसके शिकार की। इस मामले में शिकारी है छोटे आकार का और ये अपने शिकार के अंदर इंक्यूबेट करता रहा है। डिजीज माइक्रोब्स खतरनाक शिकारी हो सकते हैं। ये सिर्फ हमला करके जान ही नहीं लेते, ये तो अपने होस्ट पर हावी भी हो जाते हैं। ये उनके व्यवहार को बदलकर अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूसरे होस्ट में फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। ये हैं इस बदकिस्मत और लाचार कुत्ते के खून में, जिसका अपना कोई कसूर नहीं था, पर वो एक बीमार चमगादड़ के संपर्क में आ गया और अब वो इस डरावनी दास्तान का मुख्य किरदार बनने के लिए मजबूर हो गया है। ये बुलेट्स हैं रेबीज वायरस। लोगों से प्यार करने वाले इस मासूम कुत्ते के खून में दाखिल होकर ये पहुंचते हैं उसके दिमाग तक, उसके लिम्बिक सिस्टम तक, और उसके अंदर की आक्रामकता को काबू कर लेते हैं। नर्व सेल्स पर हमला करके ये रेबीज वायरस इस बेचारे जीव को बदल देते हैं एक ऐसे गुस्सैल जानवर में जिसमें ना वफादारी बची है और ना ही प्यार। रैबिट के संपर्क में आए जानवरों में डर नहीं रहता। लिम्बिक सिस्टम पर काबू पाने के बाद रेबीज वायरस अब कुत्ते के गले में मौजूद लार बनाने वाले सिस्टम की तरफ रवाना होते हैं। अब यहां से वायरस अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और निकलने वाली नर्व्स को लकवा मार देता है। इससे संक्रमित लार कुत्ते के मुंह से निकलकर अपने अगले टारगेट पर हमला कर देती है। पर एक वायरस इतने माहिर तरीके से कैसे काम कर पाता है? वो ये कैसे जान पाता है कि दूसरे जानवर के दिमाग में गुस्से वाला हिस्सा कौन सा है? हमें भी इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो हाल ही में मिली है। तो ये कुदरत के विकास करने की ताकत है, प्राकृतिक तरीके से। वक्त मिलने पर कोई म्यूटेशन अपनी जड़ों को जमा लेगा। अब चाहे वायरस की अपने शिकार के गले को लकवाग्रस्त करने की ताकत फिर कितनी भी क्यों ना हो, अगर इससे वायरस के बचने की गुंजाइश में बढ़ोतरी होती है तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा। इसे तो बस हर पीढ़ी में एक ऐसा शिकार चाहिए जो बीमारी का वाहक हो, जो इसकी जानलेवा क्षमता को बनाए रखे। परिवार के रक्षक से एक खतरनाक शैतान बनने तक का बदलाव पूरा हो चुका है। कुत्ता गुस्से में है, हालांकि इसे उसकी वजह नहीं मालूम। पीछे हट। अपने अंदर मौजूद वायरस के गुलाम के तौर पर ये खुद को हमला करने से रोक नहीं पाता। अगर हमला कामयाब रहा तो वायरस कुत्ते की लार से शिकार के शरीर में किसी कटाव के जरिए पहुंच जाएगा और फिर वो इस नए शिकार पर कब्जा जमाना शुरू कर देगा। रेबीज वायरस शिकार का व्यवहार बदलने में माहिर होता है। ये बचाव प्रणाली से बचते हुए हमला करता है, शिकार के शरीर को उसी के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर कर देता है और ये बेहद शांत व्यवहार वालों को भी बेहद गुस्से वाला और आक्रामकता से भरा हुआ बना देता है। ये इसीलिए इतना खतरनाक होता है। क्या मधुमक्खियों में फ्री विल या बेकाबूपन होता है?
मरते वक्त कोई मधुमक्खी एक डेथ फेरोमोन छोड़ती है। इसमें मौजूद खास गंध इसके साथियों को इसे छत्ते से बाहर निकालने का संकेत देती है। ये डेथ फेरोमोन होता है ओलेइक एसिड। अगर किसी सेहतमंद मधुमक्खी पर ओलेइक एसिड की एक बूंद डाल दी जाए तो क्या होगा? ऐसे में बाकी मधुमक्खियां फौरन उसे छत्ते से बाहर फेंकने में जुट जाती हैं। तो क्या मधुमक्खियों को छत्ते में सड़ते शवों से होने वाले खतरे का पता होता है? क्या उन्हें मौत और ओलेइक एसिड के बीच का रिश्ता पता होता है? उन्हें मौत का अंदाजा भी होता है? और क्या हम भी मौत से वाकिफ हैं? लाखों करोड़ों साल की विकास प्रक्रिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई मधुमक्खी ओलेइक एसिड को मौत से अलग रख पाई हो। यानी मधुमक्खियों को इस बारे में कोई भ्रम नहीं। ओलेइक एसिड की गंध का मतलब इनके लिए है मरी हुई मधुमक्खी। विकास प्रक्रिया को इस बारे में इतनी बारीकी से जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरा सी गंध ही काफी है। मधुमक्खी को जो चाहिए उसके पास वो है। इंसानों की तरह उसे हर चीज की जानकारी की जरूरत नहीं। जब गूस का कोई अंडा लुढ़क कर घोंसले से बाहर निकल जाता है तो कई हफ्तों से उससे दूर रही मां उसे वापस घोंसले में लाने की अहमियत जानती है। क्या उसे एक अंडा कम हो जाने का पता चल जाता है? वो तो घोंसले के करीब रखी हर चीज अंदर लाती है, पिंग पोंग बॉल और बियर बॉटल्स भी। गूज के जीन्स के लिए इस व्यवहार की अहमियत साफ है। वो कुछ तो समझती है पर हमारे जितना नहीं। क्या किसी बीटल में एहसास होते हैं, कोई समझ, या फिर यह कुदरत का बनाया एक मामूली रोबोट है? कार्बन आधारित सेंसर्स, एक्चुएटर्स, प्रोग्राम्स और सब रूटीन से भरपूर एक मशीन जो बनी है उसके डीएनए के हुक्म के मुताबिक। हम ये आसानी से मान सकते हैं कि कीड़े या गीज बिना दिमाग वाली मशीन जैसे जीव हैं। अगर दूसरे जीव कुछ सोचते भी हैं तो वो क्या होगा? अगर वो हमसे कुछ कहना चाहते तो आखिर क्या कहते? अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो उनमें कोई फैसला फौरन लेने की क्षमता दिखाई देगी। अगर हम दुनिया के तमाम जीवों को देखें तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंसानों के अंदर ही आत्मा है जो कभी मरती नहीं? तो बाकी जीवों का क्या? कुदरत में गूज द्वारा अंडे वापस घोंसले में लुढ़काना समझ आता है, पर अंडों में से बच्चों के निकलने के बाद, खासकर उनके घोंसले से निकलने से पहले, मां उनकी आवाजों, चेहरे मोहरे और गंध से वाकिफ हो जाती है। उसने अपने चूजों के बारे में जान लिया। अब वो अपने बच्चों से बखूबी वाकिफ हो गई है और अब किसी अनजानी चीज या दूसरे बच्चों को अपना नहीं समझेगी, फिर चाहे वो हम इंसानों को कितने ही मिलते जुलते क्यों ना लगे। आइए फिर बीटल की बात करते हैं। बीटल में देखने, चलने, दौड़ने, सूंघने, टेस्ट करने, उड़ने, मिलन करने, मल त्याग और अंडे देने की खूबी है। कुदरत ने इसे यह काम करने की खूबी दी है। इसके दिमाग का मास 1 मिलीग्राम ही होगा और उसमें इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए खास अंग भी है। पर क्या बात यहीं तक सीमित है? क्या इसके अंदर इन फंक्शंस को कोई काबू कर रहा है या कोई कंट्रोलर है? और कोई से हमारा आखिर मतलब क्या है? या फिर ये बीटल कुदरत की मर्जी से सब कुछ करता है, अपनी मर्जी से नहीं? क्या ये कोई फैसला अपने आप नहीं ले सकता? क्या ये बाकी जीवों से बिल्कुल अलग है? देखिए ये कैसे मुझे आंक रही है, जानने की कोशिश में है कि आखिर ये 3 डायमेंशनल बड़ी सी चीज है क्या? ये मक्खी यूं ही बेफिक्र घूमती रहती है, पर आपने अखबार उठाया नहीं कि ये एकदम से रफू चक्कर हो जाती है। हम जानते हैं कि कुदरत ने इसके दिमाग को ऐसे ही प्रोग्राम किया है। अगर आप कुछ वैज्ञानिकों से आम मक्खी में जागरूकता के बारे में पूछें तो वो घबरा जाएंगे। इसके छोटे से दिमाग में क्या चुनाव करने का कोई विकल्प नहीं है? क्या इसे अपने वजूद का एहसास नहीं है? क्या इसके पास जरा सी भी समझ नहीं? भविष्य को लेकर इसे कोई चिंता नहीं? दिन भर की कामयाबियों को लेकर कोई संतोष नहीं? अगर इसका दिमाग हमारे मुकाबले 10 लाख गुना छोटा है तो क्या इसके एहसास और ख्याल का दायरा भी 10 लाख गुना छोटा होगा? और ये सारी बातें आंकने के बाद भी हमें बस एक रोबोट ही लगती है।
हम पक्के तौर पर ये कैसे कह सकते हैं कि ये फैसला हम पर भी लागू नहीं होता?